गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में एक चैप्टर करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मदर टेरेसा बाय F.G. Herod। We in India are of course familiar with the name of Mother Teresa because during her lifetime she did a lot for the poor and the destitute people of our country. Mother Teresa was born in 1910 in Yugoslavia. At the tender age of 18, she decided to be a nun. So 18 साल की उम्र में इन्होंने अपने घर बार को त्याग दिया और ये एक नन बन गई और इन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो नामक कम्युनिटी ऑफ नन्स को ज्वाइन किया। सिस्टर्स ऑफ लोरेटो जो इनका ऑर्डर था, उन्होंने ही इनको डबलिन भेजा जहां पर इनको ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद इनको इंडिया भेजा गया जहां पर कि एक स्कूल में इन्होंने बहुत साल तक ज्योग्राफी पढ़ाई। बाद में उसी स्कूल की ये प्रिंसिपल भी बन गई। 1950 में इन्होंने अपना पुराना ऑर्डर सिस्टर्स ऑफ लोरेटो छोड़ दिया और अपना एक नया ऑर्डर स्थापित किया जिसका नाम था द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। सो जो हम चैप्टर करेंगे उसमें ये बताया गया है, एक तो मदर टेरेसा की लाइफ के बारे में, फिर जो उन्होंने पहले ऑर्डर ज्वाइन किया उसके बारे में, फिर जो उन्होंने खुद स्थापित किया द मिशनरीज ऑफ चैरिटी उसके बारे में बताया है कि वो ऑर्डर बाकी ऑर्डर से किस तरह से अलग था, उसके क्या नियम थे और द मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने समाज के अलग अलग वर्गों के लिए क्या क्या किया ये भी उसमें बताया है। और मदर टेरेसा को उनके काम के लिए, जो उन्होंने गरीबों के लिए इतना ज़्यादा काम किया, उसके लिए उनको क्या क्या सम्मान मिले, कौन कौन से इनाम मिले, ये इस चैप्टर में बताया है। और क्या क्या लोग उनकी आलोचना में भी क्या क्या बोलते हैं इसके बारे में भी बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। So let's start. I shall not leave this hospital until I know that you have given her a bed. The little woman, barely over 5 feet tall, wearing a cheap white sari with a blue border and a small cross hanging below her left shoulder, had begun her work in Calcutta among the poorest of the poor. So शुरू में ही एक इंसिडेंट बताया गया है कि किस तरह से मदर टेरेसा ने गरीबों में अपना काम शुरू किया। सो शुरू में क्या एक इंसिडेंट है कि किस तरह से वो एक औरत को लेकर, जो कि बहुत ही बुरे हालों में थी, उसको सड़क से उठाकर किस तरह से वो हॉस्पिटल में लेकर गई और किस तरह से वो अड़कर खड़ी हो गई कि इसको उस हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। सो उन्होंने क्या कहा कि जब तक आप एडमिट नहीं करते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और वो औरत कौन थी? मदर टेरेसा, जो कि थोड़ा सा ही 5 फीट से थोड़ी सी ही उनकी हाइट ज़्यादा थी और जिन्होंने कि एक सस्ती सी वाइट साड़ी डाली हुई थी और एक गले में एक क्रॉस भी डाला हुआ था। और उन्होंने अभी अभी अपना काम शुरू किया था कैलकाटा में। हर नेम नोन टू मिलियंस थ्रू आउट द वर्ल्ड इज मदर टेरेसा। सो उनका नाम लाखों लोग जानते हैं और उनका नाम क्या है? मदर टेरेसा। शी हैड पिक्ड अप दिस रेचिड क्रीचर half eaten by rats and ants and carried her to the nearest hospital. So उन्होंने इस बहुत ही बुरे हाल में जो एक औरत थी उसको सड़क से उठाया था और उसकी जो बॉडी थी, उसके इतने बुरे हाल थे कि वो आधी बॉडी खाई हुई थी। किसने? चूहों ने और चींटियों ने। और मदर टेरेसा उसको खुद उठाकर पास वाले हॉस्पिटल में, सबसे जो पास हॉस्पिटल पड़ता था, वहां लेकर गई थी। Had she not been firm, she knew that the woman most likely would have been turned out into the street again. So वो जानती थी कि उनको यहाँ पर सख्ती से पेश आना होगा, उनको यहाँ पर अड़ना पड़ेगा, नहीं तो जैसे ही वो वापस जाएंगी, वो निकलेंगी हॉस्पिटल से, उसी समय उस औरत को वहां से बाहर फेंक दिया जाएगा। सो इसलिए वो इतनी ज्यादा सख्ती से पेश आ रही थी। The hospitals just cannot cope with the population of Calcutta. पर यह भी पता था कि क्यों इस तरह से था, क्योंकि हॉस्पिटल्स जो थे वो कम थे और वहां पर लोग ज्यादा थे। सो हर किसी को वहां पर एडमिट किया नहीं जा सकता था कैलकाटा में, इतनी ज्यादा जनसंख्या है। So many of them live and die on its pavements.
दे सफ़र द अपॉलिंग हीट ऑफ द डे। सो काफ़ी सारे लोग वहाँ पर फुटपाथ पर ही अपना पूरा जीवन गुजारकर वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। और दिन के समय क्योंकि उनके कोई घर नहीं होते, वहीं पर फुटपाथ पर ही वो बहुत ज़्यादा गर्मी सहते हैं। अपॉलिंग हीट का मतलब ही क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी। द चिल ऑफ द नाइट, रात की ठंड, और भूख और अकेलापन, लोनलीनेस। दे बेग फॉर फूड एंड व्हेन स्टार्विंग दे स्टील। सो इतने गरीब लोग हैं कलकत्ता में कि वो खाना मांगते हैं, भीख मांगते हैं खाने की। और जब वो भूख से मर रहे होते हैं, जब उन्हें कहीं से भीख नहीं मिलती, तो जब वो भूख से मरने लगते हैं तो कई बार वो चोरी करते हैं। स्टार्विंग का मतलब ही क्या होता है, टू डाई ऑफ हंगर, भूख से मरना। Cooking what little they get on small fires, and in this manner eke out their wretched lives until disease attacks them and they die in despair. So जो भी उनको मिलता है वो उसको वहीं पर सड़क पर ही आग जलाकर वो उसको पकाते हैं, और इस तरह से वो अपना बहुत ही बुरा जीवन गुजार देते हैं। और सड़कों पर ही, और कभी फिर उनको कोई बीमारी घेर लेती है और वहीं पर सड़क पर ही उनकी मौत हो जाती है, बहुत ज़्यादा नाउमीदी की हालत में। किपलिंग कॉल्ड कैलकाटा द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट। किपलिंग कॉल्ड कैलकाटा द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट। नेहरू कॉल्ड इट अ नाइटमेयर सिटी। सो कैलकाटा की बुरी हालत के कारण रुडयार्ड किपलिंग, जो कि एक बहुत मशहूर इंग्लिश राइटर हुए हैं, उन्होंने कैलकाटा को एक भयंकर रातों वाला शहर बताया। क्योंकि जब रात को वहाँ निकलते हैं लोग तो क्या देखते हैं कि फुटपाथ पर कितने लोग सोए हुए हैं। इसी तरह से पंडित नेहरू ने भी इस शहर को एक भयानक सपने का नाम दिया। ओवर द years, refugees fleeing from famine, flood and plague have arrived there. So बहुत सालों से ऐसा हो रहा है कि जो शरणार्थी हैं वो कहीं से अकाल पड़ जाता है, वहाँ से भागकर वो कहाँ आ जाते हैं, कैलकाटा। इसी तरह से कहीं बाढ़ आ जाती है या कहीं पर प्लेग फैल जाती है, तो वो उन्होंने आकर कहाँ शरण ली है, कैलकाटा में। इन 1947 मिलियंस ऑफ हिंदूज अराइव्ड फ्रॉम पाकिस्तान विच हैड बीन क्रिएटेड अ मुस्लिम स्टेट। इसी तरह से जब देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, पार्टीशन के दौरान भी लाखों हिंदू यहाँ पर आए। दे नेवर लेफ्ट, यहीं पर आकर बस गए। It is believed today that apart from the terrible slums, the city has 1 million pavement dwellers. So ये माना जाता है कि एक तो इस शहर में बहुत सारे स्लम्स हैं, यानी कि गंदी बस्तियां हैं जहाँ पर कि बेसिक फैसिलिटीज़ भी लोगों के पास नहीं हैं। इसके अलावा शहर में तकरीबन 1 लाख लोग ऐसे हैं जो कि कहाँ पर रहते हैं, जो कि सड़कों पर ही रहते हैं, पेवमेंट्स पर ही, फुटपाथ पर ही सोते हैं। Mother Teresa began life in more pleasant surroundings. So Mother Teresa ने अपना जब जीवन शुरू किया था तो इस तरह के हालातों में हरगिज़ नहीं किया था। She was born in Yugoslavia in 1910. At the age of 12, she decided to be a missionary. Then at 18 to be a nun. So 12 साल की उम्र में इन्होंने डिसाइड किया कि वो एक प्रचारक बनेंगी और ईसाई धर्म का, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करेंगी। पर फिर 18 इयर्स की एज में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपना घर बार त्याग कर धर्म का प्रचार करेंगी। वो एक नन बनकर उन्होंने अपना जीवन जो था वो पूरा ही धर्म को समर्पित कर दिया। शी वॉज सेंट टू लोरेटो एबी, डबलिन, वेयर द गर्ल्स ट्रेन फॉर वर्क इन इंडिया। सो उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो नामक ऑर्डर को ज्वाइन किया और वो एक नन बन गई, और उसके द्वारा ही, सिस्टर्स ऑफ लोरेटो के द्वारा ही इनको लोरेटो एबी डबलिन में भेजा गया। सो डबलिन में जो लोरेटो एबी थी, अब एबी क्या होती है, एक बड़ी सी चर्च जहाँ पर कि नन्स और मंक्स की रिहाइश भी होती है, वो वाली बिल्डिंग्स भी होती हैं। सो वहाँ पर इन्होंने जाकर ट्रेनिंग ली। Soon after she arrived in India. So ट्रेनिंग के बाद इनको इंडिया भेजा गया। She was appointed geography mistress at St. Mary's High School in Calcutta. Later she became its principal. So इनको फिर
भेजा गया सेंट मेरी हाई स्कूल कैलकाटा में। वहाँ पर ये ज्योग्राफी पढ़ाती थी और बाद में वो वहाँ की प्रिंसिपल बन गई। सो काफ़ी साल उन्होंने वहाँ पर पढ़ाया। जस्ट बियॉन्ड द लवली गार्डन्स ऑफ द हाई स्कूल ले द सिटी स्लम्स। सो जहाँ पर वो स्कूल की हद थी उसके साथ ही क्या शुरू हो जाती थी, गंदी बस्तियां शहर की शुरू हो जाती थी, जिनका हम जिक्र, जिन गंदी बस्तियों का हम पहले भी कर चुके हैं, कैलकाटा के स्लम्स। दे वर रेयरली आउट ऑफ हर माइंड एंड क्योंकि वो एक सेंसिटिव लेडी थी इसलिए वो सारा टाइम उनके दिमाग से कभी भी वो स्लम एरियाज़ निकलते नहीं थे कि वहाँ के लोग कितनी गरीबी में रहते हैं, कितने बुरे हालों में रहते हैं। In fact, she would take her pupils down to see them. अपने स्टूडेंट्स को वो लेकर जाती थी और स्लम एरियाज में विजिट करवाती थी। Something must be done about this, she told them. और उनको क्या कहती थी कि कुछ इनके लिए हमें करना चाहिए। Then in September 1946, while on a train journey, she felt very strongly a call from God to work among the poor. So फिर एक बार वो सितंबर 1946 में ट्रेन से यात्रा कर रही थी तो उस सफ़र के दौरान उनको ऐसे लगा कि जैसे भगवान ने उनको खुद आकर कहा है कि उन्हें गरीबों की सेवा करनी चाहिए। बट इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ नन टू लीव हर ऑर्डर। पर क्योंकि वो एक ऑर्डर में के साथ बंधी हुई थी, ऑर्डर की मेंबर थी, सिस्टर्स ऑफ लोरेटो जिसका नाम था, उसके अपने नियम थे और गरीबों की सेवा करने के लिए उनको वो उस ऑर्डर को छोड़ना पड़ना था। पर ये रूल्स इस तरह के बने हुए हैं कि एक नन के लिए ये आसान नहीं होता कि जिस ऑर्डर की वो मेंबर है, जिस वो कम्युनिटी ऑफ नन्स के साथ जुड़ी हुई है, उसको वो छोड़ दे। सो इट इज़ नॉट ईजी। एट लास्ट आफ्टर 2 years, सो बहुत कोशिशों के बाद और 2 साल की मेहनत के बाद, शी वॉज ग्रांटेड अ परमिट डायरेक्टली फ्रॉम द पोप। उनको पोप से इजाज़त लेनी पड़ी और पोप से, पोप कौन है, जो कि क्रिश्चियंस के सबसे बड़े जो पोजीशन के जो धर्म गुरु हैं, उनसे उनको परमिशन लेनी पड़ी कि वो अपना ऑर्डर छोड़ना चाहते हैं। टू बिकम एन अनइनक्लोज नन अंडर द केयर ऑफ द आर्च बिशप ऑफ कैलकाटा। सो उन्होंने क्या परमिशन लिया कि वो अपने ननरी को छोड़कर वो बाहर रहना चाहती हैं। सो ननरी क्या होती है, जहाँ पर नन्स इकट्ठी होकर रहती हैं। सो इनको अनइनक्लोज नन किसको कहते हैं, जो कि ननरी में नहीं रहती। सो उनको ये परमिशन मिली 2 साल के बाद। सीधा किससे मिली? फ्रॉम द पोप, रोम से, पोप से उनको ये इजाज़त मिली। क्रिश्चियंस की हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, उनके सबसे बड़े जो धर्म गुरु हैं, उनसे इनको परमिशन लेनी पड़ी। 2 साल लग गए, तब जाकर इनको परमिशन मिली कि ये ननरी में नहीं रहेंगी, ये बाकी नन्स के साथ नहीं रहेंगी और ये अपना रह सकती हैं अंडर द केयर ऑफ द आर्च बिशप ऑफ कैलकाटा। पर इसके लिए उनको कैलकाटा के सबसे बड़े जो क्रिश्चियंस के जो सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं, उनके अंडर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पैरा, शी लेफ्ट द स्कूल where she had been very happy and went to the American Medical Missionary Sisters in Patna to take a 6 months nursing course. So फिर वो उसके बाद जहाँ पर जिस स्कूल में उन्होंने इतने साल काम किया था उसको उन्होंने छोड़ा और फिर वो अमेरिकन मेडिकल मिशनरी सिस्टर्स के पास गई पटना में, जहाँ पर कि उन्होंने 6 महीने का नर्सिंग का कोर्स किया। Then with 5 rupees in her pocket and no home to go to, she arrived in Calcutta. फिर 5 रुपए थे उनके पॉकेट में और कोई घर नहीं था, वो वापस कैलकाटा में आ गई, पटना से कैलकाटा में वापस आ गई। She went straight to the slums, found someone there who let her have a room free and began her work. So फिर वो सीधी वहाँ से कहाँ गई, स्लम एरियाज में, और वहाँ पर किसी घर में उनको एक फ्री में रहने के लिए कमरा मिल गया और वहाँ से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। शी विजिटेड होम आफ्टर होम, शी बेग्ड फॉर फूड फॉर द स्टार्विंग एंड मेडिसिन्स फॉर द सिक। सो भीख मांगती थी वो, किनके लिए? जो भूखे मर रहे लोग थे उनके लिए, और जो बीमार लोग थे जिनके पास दवाइयों के पैसे नहीं थे।
नेक्स्ट पैरा, शी बिगैन अ स्कूल विद 5 चिल्ड्रन इन अ स्लम कंपाउंड। सो उन्होंने उसी गंदी बस्ती में, एक जो खाली जगह पड़ी थी वहां पर उन्होंने एक स्कूल शुरू किया जिसमें सिर्फ 5 बच्चे एडमिटेड थे। शी हैड नथिंग टू स्टार्ट विद, और उनके पास कोई सामान नहीं था जिससे वो स्कूल स्टार्ट करते। द फर्स्ट डे शी रोड द बंगाली अल्फाबेट इन द मड। सो कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, कुछ नहीं था। सो पहले दिन उन्होंने 5 बच्चों को बंगाली अल्फाबेट सिखाया। कहाँ पर? मिट्टी में लिखकर। द नेक्स्ट डे अ टेबल एंड अ चेयर अराइव्ड। अगले दिन किसी ने एक कुर्सी मेज उनको भेजे। द फॉलोइंग डे अ कबर्ड। उससे अगले दिन किसी ने अपनी अलमारी भेज दी। पीपल ऑल्सो केम टू हेल्प हर। सो लोगों ने जब देखा कि ये कितना नेक काम कर रहे हैं तो लोग भी उनकी मदद करने लगे। फ्रॉम दिस हम्बल स्टार्ट हैज ग्रोन द केयर एंड एजुकेशन ऑफ सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ निग्लेक्टेड चिल्ड्रन। और उसके बाद जो मदर टेरेसा के स्कूल्स हैं उनमें हजारों की गिनती में गरीब बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की है। टुडे देयर आर नो लेस दैन 81 सच स्कूल्स। आज की गिनती में 81 इस तरह के स्कूल्स इन्होंने स्थापित करवाए हैं। सो जब आपको एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मदर टेरेसा ने क्या क्या काम किया, तो उसमें सबसे पहले आप क्या बताओगे? स्कूल्स फॉर द पुअर चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट पैरा देखो, हर फर्स्ट रिक्रूट वॉज अ फॉर्मर प्यूपिल हु बिकेम सिस्टर एग्नीस। सो उनकी जो पहली जो उनके संगठन की जो पहली सदस्य बनी वो कौन थी? उनकी पहले स्टूडेंट रह चुकी थी और जिनको कि बाद में सिस्टर एग्नीस का नाम मिला। वन बाय वन अदर्स केम अंटिल शी हैड 10 ऑल फॉर्मर प्यूपिल्स। सो एक एक करके फिर लोग उनके साथ जुड़ने लगे और सारे ही उनके स्टूडेंट्स रह चुके थे। 10 लोग आ गए। शी वॉज देन गिवन परमिशन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्डर विच शी कॉल्ड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। सो 10 लोग इनके पास आ गए थे। उसके बाद इनको परमिशन मिली एक अपना ऑर्डर, एक अपना संगठन स्थापित करने की, और जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। Those who joined it had to give up their lives completely to the work. We do not take volunteer workers. तो इस तरह से मदर टेरेसा ने द मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक ऑर्डर उन्होंने स्थापित किया। नेक्स्ट पैरा, those who joined it had to give up their lives completely to the work. सो जो भी उस ऑर्डर को ज्वाइन करता था, इनकी संस्था को ज्वाइन करता था, उसको अपने आप को पूरी तरह से काम के प्रति समर्पित करना पड़ता था। वी डू नॉट टेक वॉलंटियर वर्कर्स, मदर टेरेसा सेड। सो मदर टेरेसा क्या कहते थे कि हम मेंबर्स को ही अपने साथ जोड़ते हैं, हम वॉलंटियर्स को नहीं लेते हैं। अब वॉलंटियर्स कौन होते हैं? जो कि स्वयं सेवक होते हैं, जो कि जब उनके पास समय होता है तो वो आते हैं और हेल्प करते हैं। पर मदर टेरेसा के ऑर्डर में वो लोग वॉलंटियर्स को नहीं रखते हैं, अपने साथ नहीं जोड़ते हैं। बिकॉज वॉलंटियर्स रिक्वायर टाइम ऑफ फॉर लेजर। सो क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि जो वॉलंटियर्स होते हैं वो सारा टाइम अपना नहीं दे सकते, पूरा अपना जीवन नहीं समर्पित कर सकते, क्योंकि उनको तो फ्री टाइम भी चाहिए होता है। सो वो हमेशा नहीं आ सकते। इसलिए मदर टेरेसा वॉलंटियर्स को, स्वयं सेवकों को रखते ही नहीं हैं अपने साथ। When asked if she did not take a holiday sometimes, she replied, "Every day is a holiday." So जब इनसे पूछा गया कि क्या वो खुद कभी छुट्टी नहीं करती हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे लिए हर दिन एक छुट्टी के समान है, क्योंकि वो अपने काम को प्यार करती थी। The usual 3 vows are taken. So जो आमतौर पर किसी भी नन से शुरू में जब उसने कोई ऑर्डर ज्वाइन करना होता है, जो उससे 3 प्रण उसको लेने पड़ते हैं, वही मिशनरीज ऑफ चैरिटी में जो नन ज्वाइन करती है उसको भी वही 3 वाउस, वही 3 प्रण लेने पड़ते हैं। कौन कौन से? पॉवर्टी, चेस्टिटी एंड ओबीडियंस। सो पॉवर्टी का मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से गरीबी में रहेगी। चेस्टिटी का मतलब क्या है? अपने आप को पूरी तरह से तन मन से पवित्र रखेगी। और ओबीडियंस क्या है कि वो ऑर्डर की बात मानेगी, वो संस्था के नियमों को मानेगी। सो ये जो 3 प्रण हैं ये तकरीबन
हर ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर्स हैं नन्स के, जितने भी कम्युनिटीज़ हैं नन्स की, उनमें ये 3 प्रण जो हैं वो एक कंपल्सरी होते हैं एक नन के लिए कि वो उनको वो प्रण लें। टू दीज इज एडेड अ 4th। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि द मिशनरीज ऑफ चैरिटी बाकी संस्थाओं से किस तरह से फ़र्क है कि द मिशनरीज ऑफ चैरिटी में नन्स को एक चौथा प्रण भी उठाना पड़ता है जो कि बाकी ऑर्डर्स में नहीं है, और वो क्या है? टू गिव होल हार्टेड फ्री सर्विस टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, कि वो पूरी तरह से सेवा करेंगी, पूरे तन मन धन से, पूरे तन मन से वो सेवा करेंगी किनकी? जो गरीबों में सबसे गरीब हैं। टू क्राइस्ट इन हिज डिस्ट्रेसिंग डिस्गाइज, क्योंकि मदर टेरेसा के मुताबिक जो गरीब लोग हैं वो दरअसल भगवान का ही रूप है, दरअसल वो क्राइस्ट का ही रूप है। मदर टेरेसा टीचेस हर सिस्टर्स टू सी क्राइस्ट इन एवरीवन। In serving them, they are serving Christ in his suffering. So, मदर टेरेसा अपनी जो सिस्टर्स हैं उनको क्या सिखाती हैं कि हर किसी में वो क्राइस्ट को देखें, क्योंकि जब फिर सेवा करनी उनको आसान हो जाती है, क्योंकि सिस्टर्स क्राइस्ट को बहुत प्यार करती हैं। जब वो हर किसी में, जब हर गरीब में वो क्राइस्ट को देखती हैं तो वो उनको क्या लगता है कि जैसे वो क्राइस्ट की ही सेवा कर रही हैं उनके दुख के समय में। कंप्लीट पॉवर्टी इज़ डिमांडेड। सो उनकी संस्था में पूरी तरह से गरीब हालात में, गरीब दशा में रहना पड़ता है। अनलेस वी आर पुअर, शी सेज, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड सर्व द पुअर, कि जब तक हम खुद गरीब नहीं हैं हम गरीबों को ना तो समझ सकते हैं और ना ही उनकी सेवा कर सकते हैं। अ सिस्टर मस्ट गिव अप ऑल हर पोजेशंस। सो ये नियम है कि जब किसी सिस्टर ने ऑर्डर को ज्वाइन करना है तो फिर उनको अपनी सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। One of them, for example, when she passed her final exams to become a doctor, did so well that she received a gold medal. So, एक सिस्टर थी, अब एक उदाहरण दिया उन्होंने कि जब वो डॉक्टरी की उसने लास्ट एग्ज़ाम को पास किया, सो वो MBBS कर रही थी, जो उसने लास्ट एग्ज़ाम को, फाइनल एग्ज़ाम को पास किया तो उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया इम्तिहानों में कि उसको गोल्ड मेडल मिला। शी शोड इट टू मदर टेरेसा एंड वॉज ड्यूली प्रेज्ड फॉर हर फाइन रिजल्ट्स। सो उसने मदर टेरेसा को अपना मेडल दिखाया और मदर टेरेसा ने उसको बहुत शाबाश दी कि उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। बट द गोल्ड मेडल हैड टू गो बैक, पर उन्होंने क्या कहा कि गोल्ड मेडल आपको वापस करना पड़ेगा। इट इज़ नो यूज टू यू एंड यू डू नॉट नीड इट, क्योंकि तुम एक नन हो। सो सिस्टर टेरेसा ने उसको क्या समझाया कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। सेड मदर टेरेसा, सो इट वॉज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट। सो इसलिए फिर वो किसको दे दिया गया? जो अगला जो पोजीशन होल्डर था उसको वो दे दिया गया। नेक्स्ट पैरा, द वर्क इज़ हार्ड। डेसमंड डॉयक इन हिज बुक मदर टेरेसा रिपोर्ट्स हाउ वन ऑफ द सिस्टर्स, सिस्टर बर्नर्ड, डिस्क्राइब्स द डेली रूटीन। बुक में ये बताया गया है कि सिस्टर बर्नर्ड किस तरह से डेली रूटीन बताती हैं सिस्टर्स की। सो वी वेक एट 4, सो 4 बजे उठ जाती हैं मिशनरीज ऑफ चैरिटी की जो सिस्टर्स हैं। प्रे अंटिल 6:30 एंड देन हैव आवर फर्स्ट मील। सो 6:30 तक उनको प्रार्थना करनी होती है और उसके बाद ही वो अपना पहला खाना दिन का खाती हैं। वी डू आवर वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द हाउस बिफोर वी गो आउट टू वर्क। फिर वो सारी सफाई करती हैं, कपड़े धोती हैं और फिर वो अपने काम पर निकलती हैं। द नॉविसेस कम होम फॉर लंच एंड प्रेयर। सो नॉविसेस कौन है? जिन्होंने नया नया ऑर्डर ज्वाइन किया है, जो नए लोग हैं। दे रेस्ट, वो आ जाते हैं घर पर और फिर वो लंच करते हैं और प्रेयर करते हैं। दे रेस्ट अ लिटिल वाइल देन हैव रेगुलर क्लासेस स्टडिंग द रूल्स एंड स्क्रिप्चर्स। सो जो नॉविसेस हैं, जो नए लोग हैं, जो नई नन्स हैं, वो क्या करती हैं? फिर वो थोड़ी देर आराम करती हैं लंच के बाद। उसके बाद उनकी क्लासेस लगती हैं जिनमें कि वो नियम सीखती हैं इस ऑर्डर के और जिनमें कि वो धार्मिक ग्रंथों को
स्टडी करती हैं स्क्रिप्चर्स को। दे हैव टेस्ट बिफोर दे आर प्रोफेस्ड, सो उनको टेस्ट देने पड़ते हैं, टेस्ट पास करने पड़ते हैं, तभी उनको नन बनने की इजाज़त मिलती है, तभी उनको इस ऑर्डर में एंट्री मिलती है, तभी उसके बाद ही वो प्रण ले सकती हैं। वी कम होम एट 12:30, सो जो पुरानी जो सिस्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी नन्स बन चुकी हैं, उनकी रूटीन डिफरेंट है। वो क्या करती हैं, वो 12:30 बजे घर आती हैं सुबह की गई हुई, गो आउट अगेन एट 2, और फिर खाना खाती हैं और फिर दोपहर को वो बाहर 2 बजे निकल जाती हैं। देन इन अगेन बाय 7:30, सो वो अपना काम करती रहती हैं, गरीबों की सेवा करती रहती हैं और शाम को 7:30 बजे ही वापस आती हैं जो सीनियर नन्स हैं। वी हैव टू बी बैक फॉर प्रेयर्स, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये नहीं है कि उनको ये परमिशन है कि अगर आप इतना इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो, कि अगर आप गरीबों के लिए काम कर रहे हो तो आप वहाँ से जितने बजे मर्जी वापस आ सकते हो। उनको 7:30 बजे आना ही पड़ता है, क्योंकि 7:30 बजे फिर क्या होती हैं, प्रेयर्स होती हैं, उनकी प्रार्थनाएं होती हैं। मदर डजंट वांट द मिशनरीज ऑफ चैरिटी टू सी देमसेल्व्स सिंपली एज सोशल वर्कर्स। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मदर टेरेसा ऐसे नहीं कहती कि अब आप समाज सुधारने, अब आप समाज की सेवा कर रहे हो तो आप रिलीजन से दूर हो जाओ। इस तरह की इजाज़त उनको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मदर उनको ये अच्छी तरह से मदर ने बताया हुआ है कि वो सोशल वर्कर्स, सिर्फ सोशल वर्कर्स नहीं हैं, बाय नो मीन्स, कि किसी भी तरह से वो अपने आप को समाज सेविका ना समझें, वो इससे ज़्यादा हैं। किस तरह से देखो, दिस डज नॉट मीन दैट मदर टेरेसा डज नॉट वैल्यू सोशल वर्कर्स। सो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज सेवा को या समाज सेविकाओं को वो कुछ कम समझती हैं। बट द मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैव अ डिफरेंट अप्रोच, पर जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सोचने का ढंग उनका और है कि वो क्या चाहती हैं कि समाज की तो सेवा करें ही पूरी तरह से, पर साथ में ही धर्म के साथ भी जुड़ी रहें। सो इसके पीछे क्या सोच है ये भी बताएंगे। Here in the slums, she says, in the broken body, in the children, we see Christ and we touch him. So क्यों वो धर्म के साथ सिस्टर्स को जोड़कर रखना चाहती हैं? क्योंकि तभी जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है वही गरीबों में और जो लोग बीमार हैं, जो बहुत ज़्यादा दुख उठा रहे हैं, उनमें तभी जो व्यक्ति धर्म के साथ जुड़ा है वही उनमें क्राइस्ट के दर्शन कर सकता है, क्राइस्ट को देख सकता है, तभी वो धर्म के साथ उनको जोड़ कर रखते हैं। देखो, सो हियर इन द स्लम्स शी सेज, इन द ब्रोकन बॉडी, इन द चिल्ड्रन वी सी क्राइस्ट एंड वी टच हिम। क्योंकि इतना ज़्यादा वो रिलीजन के साथ जुड़े हुए हैं कि उनको हर व्यक्ति में क्राइस्ट नज़र आते हैं और तभी वो उनकी सेवा कर पाते हैं। Social welfare is for a purpose splendid and necessary, but Christian love is for a person. कि चलो सिस्टर टेरेसा के मुताबिक, मदर टेरेसा के मुताबिक जो समाज सेवा है वो अपने आप में बहुत अच्छी है, पर इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि वो धर्म के साथ जोड़कर क्राइस्ट के प्रति इतना प्यार है कि गरीबों की और जो लोग जिनके पास भी ना कोई जाएगा उनकी भी सेवा कर पाती हैं, क्योंकि हर एक में वो किसको देखती हैं, क्राइस्ट को देखती हैं। दिस लव इज़ वाइटल, बीइंग अनवांटेड इज़ द वर्स्ट डिजीज दैट एनी ह्यूमन बीइंग कैन एवर सफ़र। सो फिर वो क्या कहती हैं कि ये जो प्यार है कि जिसमें कि हर किसी में उनको क्राइस्ट नज़र आए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फिर वो क्या कहती हैं कि being unwanted is the worst disease that any human being can ever suffer, she says. So now we make an end here. We have done almost half of the chapter and the rest of the chapter we'll do in the next session. Thank you very much.